सो हेलो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस। इनऑर्गेनिक सीरीज हम लोग चला रहे हैं AIR कार्टल चैनल पे। और कल की वीडियो में आपने देखा हमने लिक्विड अमोनिया के ऊपर बातचीत की थी। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा आपके स्कोर को मैं बूस्ट करने वाला हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। खासकर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जो आपको लगते हैं आउट ऑफ द ग्लोब आ गया, वो सारे क्वेश्चन जो हैं मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस की। ठीक है, तो अगर हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन की बात करें, सबसे पहले फ्लोरीन की बात करते हैं। तो देखिए फ्लोरीन के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग को पता है कि फ्लोरीन जो है हैलोजेंस में थोड़ा यूनिक बिहेवियर शो करता है। उसके कोई भी कंपाउंड जो है वो आपको -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा नहीं मिलेंगे। सारे कंपाउंड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही मिलते हैं। एक्सेप्शन सिर्फ एकमात्र इसका ऑक्सो एसिड है, ठीक है, जिसको हम लोग हाइपोफ्लोरस एसिड HOF बोलते हैं, जहां पे ये +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो सबसे पहले अगर हम HOF की बात करते हैं तो HOF के अंदर आप देखेंगे कि ये एसिड जो है ये एक वीक एसिड की तरह लिया जाता है, अनस्टेबल भी होता है और वाटर के अंदर ये आयोनाइज नहीं करता है। ठीक है, वाटर के अंदर जो इसका आयनाइजेशन है वो आयनाइजेशन ये नहीं कर पाता, एक डिफरेंट मैनर में ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अगर हम इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं बच्चों, तो प्रिपरेशन जो होता है जब हम फ्लोरीन गैस को F2 गैस को आइस के ऊपर लगभग 230 केल्विन के आसपास पास करते हैं तो वहां पे हम लोग को HOF और HF एक साथ मिलता हुआ दिखता है। ठीक है, तो यही चीज यहां पे मैंने मेंशन भी की गई है कि यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाला है, +1 होने वाला है, अनस्टेबल है, डज नॉट आयनाइज इन वाटर, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। वाटर के अंदर ये वाला रिएक्शन जो है अलग तरीके से आयनाइज नहीं कर रहा है वाटर के अंदर। H2O2 और क्या बना रहा है, HF। 230 केल्विन पे जब हम फ्लोरीन पास करेंगे आइस के ऊपर तो ये वाला रिएक्शन जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए। और 298 केल्विन पे ये क्या कर जाता है, इट डिसोसिएट्स इनटू HF एंड O2। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि ये हो गया HOF के ऊपर, अब फ्लोरीन के साथ कोई और ऑक्सो एसिड जो है आपका फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो मैं एक बार हट जाऊंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले पाए। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शंस बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए आगे अगर हम लोग बढ़े तो हम लोग अगर Cl, Br और I की बात करते हैं तो Cl जो है ये 4 आपका ऑक्सो एसिड्स बनाता है, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। HClO को आप लोग क्या बोलेंगे, हाइपोक्लोरस एसिड। HClO2 को आप क्लोरस एसिड बोलेंगे। HClO3 को आप लोग क्लोरिक एसिड बोलते हैं। HClO4 को आप लोग परक्लोरिक एसिड बोलते हैं। Br के केस में HOBr बनता है बेटा। NCERT या कोई भी आप बुक देखोगे तो HBrO2 का फॉर्मेशन नहीं है, और सही बात है ये HBrO2 नहीं बनाएगा, HOBr बनाएगा, HBrO3 बनाएगा, HBrO4 बनाएगा। आयोडीन भी HOI बनाएगा, लेकिन अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे ये भी HiO2 का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये भी HiO2 का फॉर्मेशन नहीं करेगा, HiO4 भी बनाएगा। ये आपका हो गया आयोडिक एसिड, दिस इज आपका पर आयोडिक एसिड। H5IO6 को क्या बोलते हैं बेटा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा। इसको हम लोग ऑर्थोपीरियोडिक एसिड बोलते हैं। तो ये आयोडीन जो है ऑर्थोपीरियोडिक एसिड भी फॉर्म करता है। अगर हम HOX की प्रिपरेशन की बात करते हैं बेटा, तो HOX का ये वाला जो प्रिपरेशन रिएक्शन है ये ध्यान में रखिएगा, जहां पे हम X2 को पास करा रहे हैं HGO और H2O से, और यहां पे आपको Hg3O2X2 और साथ में क्या मिलता है, HOX। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे HOF एक वीक एसिड था, तो जितने भी HOX हैं ये सारे आपके क्या होने वाले हैं बेटा, वीक एसिड होने वाले हैं। हाइपोक्लोराइड्स जो होते हैं बेटा, हाइपोक्लोराइड्स जो होते हैं जैसे OCl- जो होता है, ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रहता है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर भी आपको दिखाया, जहां पे आपको दिख रहा है कि IO3- को IO4- में ये ऑक्सीडाइज कर देता है। क्रोमियम 3+ को ये आपका क्रोमेट आयन में ऑक्सीडाइज कर देता है। Fe3+ को तो ये FeO4 2- में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये सारे रिएक्शन जो हैं ये OCl- के ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को शो कर रहा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और जितने भी हाइपोहैलाइड्स होते हैं बेटा, ये मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि HOF अगर अनस्टेबल है तो जितने भी हाइपोहैलाइड्स हैं, यानी हाइपोहैलाइड्स हम किस आयन को बोल रहे हैं बेटा, एक्सो- को बोल रहे हैं। जितने भी हाइपोहैलाइड्स हैं ये बेटा अनस्टेबल होंगे और ये क्या करेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेंगे। अब आपको आगे चले पता चलेगा, जब भी ये वर्ड आ जाता है ना बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, अलर्ट हो जाना। जेईई एडवांस को
इन सारे रिएक्शन से जहां पे डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है उनसे बड़ा प्यार रहता है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। अब डिस्प्रपोर्शनेशन होके आप सोचिए थोड़ा रोक के कि क्या बनता है। लेकिन एक चीज इसमें और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो OCl, जो हाइपोक्लोराइड आयन का डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, वो अगर हम लोग बात करें तो वो काइनेटिकली स्लो रहता है, ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे बढ़िएगा, BrO माइनस पे जाइएगा, उसका फास्ट होगा, और आपका जो OI माइनस है, हाइपो आयोडाइट आयन जो है, इसका जो डिस्प्रपोर्शनेशन देने का टेंडेंसी होगा वो काफी ज्यादा बच्चों क्या होगा, फास्ट होगा। अब डिस्प्रपोर्शनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो डिस्प्रपोर्शनेशन में आप देखेंगे कि ये डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, +1, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5, और यहां पे -1। तो डिस्प्रपोर्शनेशन वाला ये वाला रिएक्शन आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी आपके हाइपो हैलाइड आयन है ये डिस्प्रपोर्शनेशन का टेंडेंसी शो करेंगे। और यहां पे आपका अगर हम लोग बात करते हैं तो पर हैलेट आयन मिलेगा, और साथ साथ आपको क्या मिलेगा, हैलाइड आयन भी मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मैंने आपको काइनेटिक्स भी इसका बता दिया। इसके अलावा आप रिएक्शन देखते हैं, जब हम क्लोरीन को कोल्ड डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो वहां पे भी हाइपोहैलाइड का फॉर्मेशन होता है, NaOCl का फॉर्मेशन होता है। और जब हम क्लोरीन को हॉट अल्कलाइन NaOH के साथ ये करते हैं तो यहां भी डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, और NaCl के साथ NaClO3 यानी क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट का फॉर्मेशन हो रहा होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो आपका हाइपोहैलाइड आयन है ना, अगर हम इसको कोबाल्ट 2+ के कोई कंपाउंड के प्रेजेंस में, कोबाल्ट 2+ का कंपाउंड या कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये जो हाइपोहैलाइड है ये X- में, और O2 गैस यहां से क्या हो जाएगा बेटा, लिबरेट हो जाएगा। तो ये वाला भी रिएक्शन जो है, ये सब आपको रिएक्शन पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन की, तो याद रखिएगा कि HOCl या फिर HClO2 ये कोई भी आइसोलेबल नहीं है। जैसे कि HClO2 भी नॉट आइसोलेबल है, लेकिन ये एक्वस सॉल्यूशन में नोन है, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे, बहुत सिंपल है बेटा। अगर हम कोई भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा दे, बेरियम आपका, अगर हम लोग ये ले रहे हैं बेरियम हाइपोक्लोरस, अगर हम लोग ले रहे हैं हाइपोक्लोरेट ले रहे हैं, तो BaClO2 होल ट्वाइस का अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहां पे आपका HClO2 और BaSO4 का प्रेसिपिटेट मिलेगा, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं क्लोरेट, ठीक है, यानी ClO3 एंड BrO3 की, यानी क्लोरिक एसिड एंड ब्रोमिक एसिड की, तो ये जो क्लोरिक एसिड और ब्रोमिक एसिड है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ गया, और पीरियोडिसिटी में आप पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर अगर सेंट्रल एटम का बढ़ रहा है तो उनका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाता है। इनका भी अगर हम लोग बात करें, इनको भी आप आइसोलेटेड ऐसे सॉलिड फॉर्म में आइसोलेट नहीं कर सकते, एक्वा सॉल्यूशन में ये भी एग्जिस्ट करेंगे। और यहां पे भी आप बेरियम का सॉल्ट, बेरियम क्लोरेट के साथ H2SO4 का रिएक्शन कराएंगे तो BaSO4 का प्रेसिपिटेट, और जो भी आपका क्या नाम है क्लोरिक एसिड है तो क्लोरिक एसिड बनेगा, और अगर आपने यहाँ पे X की जगह Br रखा है तो वहां पे आपको ब्रोमिक एसिड देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस आपको और पता होने चाहिए HiO3 के प्रिपरेशन का। HiO3 का प्रिपरेशन करना है तो I2O5 का आप H2O के साथ रिएक्शन कराइए, I2 का अगर आप HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं वहां पे भी आपको HiO3 का फॉर्मेशन होता हुआ मिलेगा। तो यहां पे आपने क्या देखा कि HiO3 जो है उसको प्रिपरेशन करना है तो आप क्या करेंगे, I2O5 को पास करेंगे H2O से, और अगर आप I2 को HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहां पे भी आपका HiO3 आयोडिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बेटा बात करते हैं तो यहां पे क्लोरेट के ऊपर आपको कुछ बातें जो है ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। जैसे तो हम लोग पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और साथ साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। और इसका जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन तो मैंने आपको दिखाया कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन से आपका ये बन सकता है। Cl2 को अगर आप हॉट अल्कलाइन NaOH से पास कर देंगे तो वहां पे भी NaClO3 बन सकता है, ठीक है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन से तो बन सकता है, लेकिन ये 340 केल्विन पे अगर हम लोग ब्राइन सोल्यूशन का क्या कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो 340 केल्विन पे अगर आप ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं बेटा, वहां पे एनोड और कैथोड पे, ठीक है, आपके अलग अलग रिएक्शन होंगे। तो डायरेक्टली तो नहीं बनेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट आपका आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस मिलेगा उसके अंदर मिक्सिंग होगा, उसके अंदर डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, और वहां पे आपको HClO3 जो है मिलता हुआ दिखाई देगा। तो यहां पे जैसे कि आपका क्लोरीन जो है ये तो आपका एनोड पे मिल गया, और ये आपका जो H2O है ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है, और सॉल्यूशन का क्या हो रहा है, अल्कलाइन नेचर बढ़ रहा है, तो ये कैथोड हो रहा है। इसके बाद ये दोनों हैं कैथोड एनोड,
इनकी मिक्सिंग होगी और मिक्सिंग होने के बाद यहां पे आपको Cl माइनस और ClO माइनस मिलेगा डिस्प्रोपोर्शनेशन के बाद, और ये फिर ClO माइनस फर्दर ClO3 माइनस में और Cl माइनस में क्या कर जाएगा बच्चों, डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा। तो ब्राइन का अगर हम 340 केल्विन पे इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और उसके बाद सोल्यूशन को स्टे करते हैं, रखते हैं, मिक्सिंग और डिस्प्रोपोर्शनेशन होने देते हैं, तो वहां पे आपको HClO3 बेटा मिलने वाला है। इसके अलावा आपका अलग अलग तरीके से आपको 2-3 रिएक्शन याद रखना है जहां पे आपको ब्रोमेट आयन, आयोडेट आयन मिल रहा है, जैसे KBr का KOCl के साथ रिएक्शन, KClO3 का I2 के साथ रिएक्शन के साथ KiO3 और Cl2O बनता है। तो ये सब रिएक्शन जो है आउट ऑफ द ग्लोब रिएक्शन नहीं है बेटा, ये सब रिएक्शन जो है आपके ऑक्सो एसिड से रिलेटेड है। इसके बाद आपको ये पॉइंट जो है ध्यान में रखना चाहिए, और ये पॉइंट आप लोग जब टाइट्रेशन करते हैं तो आपको याद आता है कि KBrO3 और KiO3 पोटेशियम ब्रोमेट एंड पोटेशियम आयोडेट जो है वो आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जब आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं, जब आप रिड्यूसिंग एजेंट को एनालिसिस करते हैं, तो वहां पे यही KBrO3, यही KiO3 जो है ये I2 बनाता है, और ये जो I2 बनता है इसी से हम लोग स्टैंडर्डाइज करते हैं। किसको स्टैंडर्डाइज करते हैं? Na2H2O3, जिसको आप हाइपो बोलते हैं, जिसको आप सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं, उसको आप क्या करते हैं? स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो वही रिएक्शन यहां पे लिखा गया है कि IO3 माइनस पहले I माइनस के साथ रिएक्ट किया, I2 बना, और इसी I2 का आप यूज कर रहे हैं किसको स्टैंडर्डाइज करने में? Na2H2O3, अपना प्यारा हाइफो, अपना प्यारा सोडियम थायोसल्फेट को। और ये सारे रिएक्शन आपके मोल कॉन्सेप्ट के अंदर भी पूछ दिए जा सकते हैं, और न्यूमेरिकल जो है आपका मोल कॉन्सेप्ट का, टाइट्रेशन का भी नहीं बनने वाला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपके लिए लेके आया हूं। अब देखो यहां पे इसके अलावा आपका परक्लोरेट जो है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन वाला रिएक्शन भी याद रखना कि NaClO3 को जब हम हीट करेंगे तो यहां पे क्लोरेट को जब हम हीट करेंगे तो यहां पे आपको NaCl एंड सोडियम परक्लोरेट मिलेगा, NaClO4 मिलेगा। यहां पे रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन है क्योंकि परक्लोरेट जो होते हैं एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं। ऑन दी अदर हैंड KClO3 को जब आप हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 एज अ कैटलिस्ट, तो ये रिएक्शन में आपको दिखता है कि KCl और O2 बनता है। ये भी रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट आपको लगता है, और ये आपको रेडॉक्स रिएक्शन के केस में दिख जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि KiO3 को जब आप हीट करेंगे ना तो यहां पे Ki प्लस O2 मिलेगा, लेकिन कैल्शियम आयोडेट को जब आप हीट करेंगे तो यहां पे आपको I2 प्लस O2 मिलेगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल एनालॉजी। और इस तरह का जब ग्रुप 1 यानी कुछ आयोडेट जो है उनको हीट कर रहे हैं तो आयोडाइड मिल रहा है, O2 मिल रहा है, और कैल्शियम यानी ग्रुप 2 के जब हम आयोडेट को हीट कर रहे हैं तो यहां पे बेटा आपको I2 प्लस O2 मिल रहा है। तो दिस इज द टॉपर्स मटेरियल। इसी को मैं बोलता हूं कि अगर आपको टॉप 500 में रैंक लाना है तो इनऑर्गेनिक को एकदम सॉलिड करके जाना है, और इनऑर्गेनिक अगर आपका सॉलिड हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपका सही हो गया, वहां पे नेगेटिव नहीं हुआ बेटा, तो आपको अंडर 500 रैंक, अंडर 1000 रैंक जेईई एडवांस में लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए ये रिएक्शन को भी, जितने रिएक्शंस हैं मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेके 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस करिएगा, एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे। अब देखिए अगर हम लोग HClO4 की बात करते हैं बेटा, तो HClO4 एकमात्र क्लोरीन का ऑक्सो एसिड है जिसको हम लोग एज अ सॉलिड के फॉर्म में आइसोलेट कर सकते हैं। बाकी आपने देखा HClO, HClO2, HClO3 को हम लोग एक्वस स्टेट में ही वो एग्जिस्ट करते हैं, इनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता है। अब यहां पे ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ही होगा, जाहिर सा बात है। और यहां पे परक्लोरेट्स जो हैं इनको हमको पाना है, तो अभी हमने देखा कि अगर हम क्लोरेट्स का डिस्प्रोपोर्शनेशन करेंगे, क्लोरेट्स का डिस्प्रोपोर्शनेशन के बाद आपको परक्लोरेट मिल सकता है। कहने का मतलब कि अगर मैं लिख रहा हूं ClO3 माइनस, इसका अगर मैं डिस्प्रोपोर्शनेशन कर रहा हूं अल्कलाइन मीडियम में, तो यहां पे ClO4 माइनस और Cl माइनस बनेगा, ठीक है। और ये जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं, तो इसको हैंडल करना पड़ेगा हमको केयर के साथ। तो ये रिएक्शन भी आपको याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट ट्रिविया वाला पॉइंट जो मैंने बोला कि MCQ में आपको हेल्प करेगा, कि अगर हम अमोनियम परक्लोरेट और एल्यूमिनियम का मिक्सचर लें तो ये आपको यूज होगा इन द मिसाइल प्रोपेलेंट, यानी कि स्पेस शटल के अंदर इसका यूज आपको देखने को मिलेगा। BrO3 माइनस का एक रिएक्शन याद रखिएगा विथ F2, जहां पे ये F2 को रिड्यूस करेगा और BrO3 माइनस जो है ये परब्रोमेट के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो F2 जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, वो भी आपका ब्रोमेट आयन को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा इन द परब्रोमेट आयन, ठीक है। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन ऐसा नहीं आपको देख के लग रहा है कि रिएक्शन रटना पड़ेगा, बट F2 आपको पता है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आप जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां पे तो ये अपना ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो कर रहा है, और ये ब्रोमेट को क्या कर रहा है? परब्रोमेट में ऑक्सीडाइज कर रहा है। कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं है अगर आप एनालाइज कर पाए। इसके बाद हम लोग आएंगे बेटा
ऑर्थोपीरियोडिक एसिड दैट इज H5O6। और यहां पे हम लोग देखो इसको कैसे बना रहे हैं, KiO3 का हम लोग रिएक्शन करेंगे हॉट अल्कलाइन हाइपोक्लोराइड सॉल्ट के साथ, यहां पे आपको K2H3IO6 मिल जाएगा। इसमें HNO3 पास करेंगे तो सबसे पहले आपको पर पोटेशियम पर आयोडेट का फॉर्मेशन होता हुआ मिलेगा। कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली पास करेंगे, यहां पे K4H2I2O10 बनेगा, इसको डिहाइड्रेट करेंगे 353 केल्विन पे, तो यहां पे आपको K4I2O9 मिल जाएगा। ये पूरा सीक्वेंस बेटा याद रखना, अगर पैसेज में आ गया तो याद करना कि ये वीडियो इंडिया में किसी ने बनाया था और इससे क्वेश्चन आ गया है। ये एसिड्स का स्ट्रक्चर भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे ये स्ट्रक्चर जो है आप देख पा रहे हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H5IO। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें तो H5IO6 यानी कि ऑर्थोपीरियोडिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ I2O94- जो कि यहां पे आपका फॉर्म हो रखा है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीजें मैंने जो आपको ऑक्सो एसिड्स में बताई बेटा हैलोजन की, इसको मेमोराइज करना अलोंग विथ योर टीचर्स नोट्स, और आप देखना कि आप कितने ज्यादा पावरफुल फील करोगे। किसी भी AIT से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जेईई एडवांस के जो बहुत अल्टीमेट इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको छूटने वाला नहीं है। कैसा लगा वीडियो जरूर लाइक करके बताइए, और अगला वीडियो आपको इनऑर्गेनिक के कौन से कंपाउंड पे चाहिए वो भी बताइए, ताकि मैं आपको पूरी मेहनत के साथ अच्छा कंटेंट दे पाऊं। फ्री कंटेंट जेईई एडवांस का जो कि देने में लोगों को पसीने छूट जाते हैं, वो कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद बेटा, जय भारत एंड जय बांग्ला।